पुराण, जिसमें विष्णु जी को मत्स्य अवतार में बताया गया है। सुना है ना। अब यहाँ पर एक कहानी है, एक राजा सत्यव्रत का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। एक राजा थे, राजा सत्यव्रत, ठीक है। रोज जाते थे गंगा जी में, सूर्य देवता को जल अर्पण किया करते थे। जैसे हमेशा जाते थे वैसे ही एक दिन गए राजा सत्यव्रत। हाँ, ये जो राजा सत्यव्रत थे वो अपने महल पर बहुत घमंड था, अपने ऊपर बहुत घमंड था। घमंड इस चीज का था कि मेरा महल इतना बड़ा है, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रख सकता हूँ। घमंड इस चीज का था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि वो गलत कर्म नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद एक कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा महल इतना बड़ा, मेरे महल में कितने ही लोग रह सकते हैं, ठीक है। रोज की तरह राजा सत्यव्रत पुनः क्या गए, एक दिन गंगा जी में गए। गंगा जी में गए और सूर्य देवता को क्या करने लगे, जल अर्पित करने लगे। ये कहानी इस पूरे कालखंड से जुड़ी हुई है। कहानी सुनो, फिर कालखंड बताती हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राजा सत्यव्रत गंगा जी में गए, हाथ में जल उठाया और जल लेकर सूर्य देवता को अर्घ देने लगे। पहली बार जल उठाया, सूर्य देवता को अर्घ दिया, दूसरी बार जल उठाया, सूर्य देवता को अर्घ दिया, लेकिन जब तीसरी बार वो जल उठाने गए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। क्या आ गई, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उस छोटी सी मछली ने राजा को बोली, हे राजन, मैं तो इतनी सी हूं, इस बड़े जल राशि में या गंगा जी में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां आने वाली है। इसमें क्या आने वाली है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां आने वाली है, तो मैं इतनी नन्ही सी जान में छोटी सी मछली, मेरे को तो वो बड़ी मछली खा जाएगी, मेरा जीवन तो संकट में हो जाएगा, मैं कैसे बचूंगी। तो राजा कहते हैं, हे मत्स्य देवी, पहले उनको प्रणाम करते हैं और फिर बोलते कि हे मत्स्य देवी, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा वो कहने लगते राजन। तो मत्स्य देवी बोलती है, हे राजा, तुम्हारा महल तो इतना बड़ा है, तुम तो कहते ही हो कि तुम्हारे महल में बहुत सारे लोग समा सकते हैं, तो मेरे लिए छोटी सी जगह अपने महल में बना दो। राजा तो था ही घमंड में ये कि मेरा महल तो है ही बहुत बड़ा। तो ठीक है, राजा कहते ठीक है मत्स्य देवी, मैं आपको अपने साथ अपने महल लेके चलता हूँ। राजा मत्स्य देवी को अपने साथ लेकर के कहाँ चले जाते हैं, महल चले जाते हैं, ठीक है। अब महल पहुंच गए। महल में उनके लिए, चूंकि उस समय वो तो छोटी सी थी, तो उनके लिए एक छोटा सा सुंदर सा पात्र बनाया जाता है। राजा ऑर्डर देते हैं कि जाइए मत्स्य देवी के लिए एक छोटा सा सोने का पात्र बनाकर लाइए, इनको इसमें इसमें रखेंगे। तो जब राजा के पास पात्र आता है, उसमें जल डाला जाता है और राजा उस मत्स्य देवी को उस पात्र में डाल देते हैं, ठीक है। दिन बीतता है, रात बीतती है। जब राजा अगले दिन सो करके उठते और अपनी उसी दिनचर्या को, यानी कि गंगा जी में जाकर के सूर्य को अर्घ देने वाली दिनचर्या के लिए निकल रहे होते हैं, तो वहीं पर रखी होती है जिस पात्र में मछली, तो वो वहां जाकर के देखते हैं तो वो मछली उस पात्र में समा नहीं रही होती है, मतलब उस मछली का आकार अपने आकार से दुगना हो जाता है। अब क्या करें, अब वो कहती है, राजा मेरा तो आकार इतना बड़ा हो गया है, मैं तो इसमें समा ही नहीं रही हूँ, अब कैसा करेंगे। तो वो राजा कहता है, ठीक है मत्स्य देवी, मैं इससे बड़ा पात्र आपके लिए मंगवाता हूँ। तो अब मत्स्य देवी के लिए दूसरे दिन एक और बड़ा पात्र आ जाता है। उस बड़े पात्र में उस मत्स्य देवी को डाल दिया जाता है। ऐसे ही दिन बीतता है, रात बीतती है। अगले दिन राजा पुनः अपनी जो दिनचर्या फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हुए सुबह उठते हैं और गंगा जी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखते हैं कि दूसरे दिन जिस बड़े पात्र में मत्स्य देवी को रखा गया था, वो अपने आकार से फिर दुगनी हो गई। ऐसे ही अगले दिन अब वो मत्स्य देवी परेशान, राजा भी परेशान। तो अब क्या करें, तो ठीक है, राजा बोला ठीक है, इससे भी बड़ा पात्र बनाओ। एक कमरे के बराबर उनके लिए टैंक बनाया जाता है। उस टैंक में रखा जाता है उस मत्स्य देवी को। पुनः अगले दिन वही दिन बीतता है, रात बीतता है और दूसरे दिन राजा की वही प्रक्रिया। देखते हैं राजा की अब तो मछली उस कमरे से भी बड़ी हो गई, उस कमरे की जो टैंक है उससे भी बड़ी हो गई, अब तो वो उसमें भी नहीं समा रही है। तो ऐसे करते करते राजा का पूरा महल लगातार इसी प्रक्रिया को दोहराते दोहराते राजा के पूरे महल में उस मत्स्य देवी का क्या हो जाता है, कब्जा, क्योंकि उसका आकार बढ़ ही उस स्तर पर रहा था। यानी कि दिन दूनी रात चौगुनी क्या हो रही
थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, बात समझ में। अब ये कैसे इससे लिंक है अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मत्स्य देवी की क्या हुई, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। अब राजा को हार कर उस मत्स्य देवी को प्रणाम करते हुए ये कहना ही पड़ता है कि हे देवी, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरा महल इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको इसमें रख सकूं। तो राजा की वहां पर हार होती है और मत्स्य देवी अपने सामान्य रूप में आकर के उनको, राजा को समझाती है कि ठीक है राजन, भले ही बड़ा महल था, सब कुछ था, लेकिन घमंड किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है, ये चीज उनको समझाती है। लेकिन वो राजा की सेवा से खुश भी बहुत होती है कि मेरे लिए लगातार राजा प्रयास करते रहे कि मैं इस महल में बनी रहूं या मैं इस महल में रहूं। तो मत्स्य देवी राजा को कहती है कि देख राजन, एक महाप्रलय आने वाला है, गंगा का जल अपनी सीमा से बाहर बहने वाला है, तो एक काम करना, इस महाप्रलय में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो तू एक काम करना, मेरे नाक में एक सोने की कील डाल देना और उस कील को तू अपनी नौका समझ करके मैं तेरे को फिर इस महाप्रलय से बचा लूंगी। यानी राजा की सेवा से खुश होकर जो मत्स्य देवी है उनसे ये कह देती है। ठीक है, ये कहानी है मत्स्य पुराण की। अब इसका यहां से क्या लेना देना है इसको समझो। देखो, पहली बार में पहला जो टाइम पीरियड है आपका क्या, कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन टाइम पीरियड हम जिसको कह रहे हैं, हम पहला क्या है हमारे पास, पोस्ट कैम्ब्रियन, यानी कि जो ये कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है, कैम्ब्रियन, इसमें हुआ क्या पहले ये समझो। कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में जो प्री कैम्ब्रियन का हिमयुग था वो समाप्त होता है। क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन का हिमयुग समाप्त होता है। हिमयुग कैसे आया होगा प्री कैम्ब्रियन में, समझ में आ रहा। देखो, जब लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या होके रह गई, बारिश होके रह गई, वर्षा होके रह गई। जब लगातार बारिश, अभी भी आप देखते हो कि 8 से 10 दिन मान लो बारिश होके रह जाए तो हमको क्या लगने लगती है, ठंड लगने लगती है। तो यहाँ तो करोड़ों वर्षों तक क्या हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। करोड़ों वर्षों तक लगातार बारिश होने के दौरान पृथ्वी के ऊपरी भाग या ऊपरी वातावरण क्या हो जाता है, एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है। उसी तापमान के गिरने के क्रम में जो जल इन धरातलों पर गिरा वो क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो प्रथम हिमयुग पहली बार में करोड़ों सालों तक वर्षा होने के उपरांत प्रथम हिमयुग प्रारंभ होता है प्री कैम्ब्रियन काल में। और वही हिमयुग धीरे धीरे, अब वर्षागत हो गई लेकिन धीरे धीरे तापमान भी तो बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है और ये हिमयुग जो है वो समाप्त होने लगता है। तो इसकी समाप्ति पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड के, आपके पेलियोजोइक कालखंड में कैम्ब्रियन के दौरान हिमयुग की समाप्ति होने लग जाती है। यानी प्री कैम्ब्रियन हिमयुग यहाँ पे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। जैसे ही हिमयुग समाप्त होगा तो जो जल तल है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हिमयुग समाप्त होगा, सागरीय जल तल में, सागरीय जल तल में क्या होने लगेगी, वृद्धि, क्योंकि जो हिम के रूप में जल अभी मौजूद है वो क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। ठीक है, और इसी दौरान सागरीय जल क्षेत्रों में रीढ़ विहीन, किसका, रीढ़ विहीन जंतुओं का उद्भव होना प्रारंभ होता है। किसका उद्भव होना प्रारंभ होता है, रीढ़ विहीन जंतुओं का। तो राजा सत्यव्रत पहली बार में खाली हाथ अर्घ देते हैं, दूसरी बार में खाली हाथ अर्घ देते हैं, लेकिन तीसरी बार में उनके हाथ में एक छोटा सा जीव यानी कि मछली आ जाती है। किसका प्रारंभ हुआ, रीढ़ विहीन जंतुओं के उद्भव का प्रारंभ हुआ। ये पहली घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, अब क्या कालखंड है आपका, ओर्डोविशियन। क्या है, ओर्डोविशियन। ठीक है, बी, ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन में क्या हुआ, ओर्डोविशियन में होता है द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना। द्वितीय, देखो, जीव भी अपने स्तर पर उद्भव कर रहे हैं, पृथ्वी भी अपने स्तर पर विकास कर रही है। ठीक है, जीवों का भी उद्भव होते जा रहा है, पृथ्वी का भी। प्रथम पर्वत निर्माणकारी घटना किसमें हुई थी, प्री कैम्ब्रियन में। अब यहाँ पर क्या हो रही है, द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना हो रही है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, जीवों का विकास भी
और पृथ्वी का विकास भी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना होती है, क्या क्या बनती है? विंध्यन श्रेणी बनती है। क्या बनती है? विंध्यन श्रेणी बनती है। यूरोप की स्कैंडिनेवियन यूरोप की क्या बनती है? स्कैंडिनेवियन श्रेणी। ठीक है, और उत्तर अमेरिका की न्यू इंग्लैंड रेंज, उत्तर अमेरिका की क्या बनती है? न्यू इंग्लैंड रेंज। क्या बनती है? न्यू इंग्लैंड रेंज। ठीक है, इसके बाद अरावली और सतपुड़ा का क्या हो रहा होता है? पुनरुत्थान। अरावली और सतपुड़ा का क्या हो रहा है? सतपुड़ा का क्या हो रहा है? पुनरुत्थान। मतलब ये और अपने उत्थान की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रीढ़ विहीन जंतु उद्भव हुए, इनका अस्तित्व ज्यादा कहां पर बढ़ने लगा? छिछले सागरों में। छिछले सागरों में, जो मतलब ज्यादा गहरे नहीं थे, छिछले सागर, तो उन छिछले सागरों में इनका क्या बढ़ने लगा? अस्तित्व बढ़ने लगा। अस्तित्व बढ़ने लगे यानी कि छिछले सागरों में इनका उद्भव और विकास तेजी से बढ़ने लगा। तो ये जो मछली है अब कहाँ आ गई? छिछले सागरों में। छिछले सागरों में ये लगातार क्या कर रही हैं? वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सिलूरियन है, एक महाजीव आया, रीढ़ विहीन जंतु, छिछले सागरों में इनका अस्तित्व बढ़ने लगा। अब पूर्ण रूप से विकसित मत्स्य वर्ग का उदय होगा। किसमें? सिलूरियन में। ठीक है, सिलूरियन में क्या होगा? अब मत्स्य वर्ग का उद्भव होगा पूर्ण रूप से। ठीक है, अब ये जो मत्स्य वर्ग सिलूरियन में आया, ये कैसा है? अभी कम मात्रा में है। कम मात्रा में मतलब 1 2 2 3 छोटी बड़ी ऐसी मछलियां हैं, ज्यादा नहीं है। कैसी है? कम मात्रा में। यहीं पर पादप वर्ग भी उद्भव होगा। यहाँ पर किसका होगा? पादप वर्ग का भी उद्भव होगा। लेकिन ये जो पादप वर्ग है ये कैसा है? अभी शैवाल रूप में है। कैसा है? शैवाल रूप में। और स्थलीय भाग पर प्रथम बार सिलूरियन कालखंड में प्रथम बार स्थल में क्या आती है? वनस्पति। स्थलीय भाग में वनस्पति का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन ये जो वनस्पति थी ये कैसी थी? पत्ती विहीन थी। मतलब कि इसमें पत्ती अभी मौजूद नहीं है। किस रूप में है? अंकुर के रूप में। ठीक है, किस रूप में है? अंकुर के रूप में। तो सिलूरियन कालखंड में मत्स्य वर्ग का उद्भव होता है। पूर्ण रूप से जो मछली दिखती है वैसी मछली का उद्भव होता है। इनकी संख्या कम मात्रा में होती है और साथ ही क्या हो रहा है? पादप वर्ग का भी जन्म हुआ, लेकिन किस रूप में है? शैवाल। और पहली बार स्थल में वनस्पति का विकास होता है सिलूरियन कालखंड में। लेकिन ये जो वनस्पति है कैसी होती है? अगत्ती विहीन होती है। इसमें पत्तियां नहीं होती, बल्कि किस रूप में होती है? छोटे छोटे अंकुरों के रूप में प्रस्फुटित होती है। कैसे आई, कहां से आई, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही इसका कोई जवाब मेरे पास है, ना ही किसी और के पास है। ठीक है, विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। बस इस तरीके से जैसे पृथ्वी अपना विकास करती गई वैसे ही जीव अपना विकास करते गए होंगे, ऐसा अनुमान पर ये सारी चीजें आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर वनस्पति आती है पहली बार स्थल भाग में, लेकिन कैसी होती है? पत्ती विहीन होती है। इनमें पत्तियां नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे अंकुरों के रूप में विकसित होती है। सिलूरियन के बाद आ जाता है आपका डेवोनियन। अब देखो, सिलूरियन के बाद क्या आएगा? डेवोनियन। डेवोनियन कालखंड में क्या होगा? डेवोनियन। ठीक है, डेवोनियन कालखंड में क्या होगा कि ये जो मत्स्य वर्ग है इसमें क्या होगी? दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि। क्या हो जाएगी? दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि। यानी कि अब जल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मछली देखने को मिलेगी। यानी बहुत सारी मछलियां अस्तित्व में आ जाती है। किसमें? डेवोनियन कालखंड में। ठीक है, डेवोनियन कालखंड में क्या हो रहा है? मछलियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। देखे थे मछली राजा सत्यवर्ती की कथा, जो